Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Anshika and today I'll teach you the Cold War era, which is the first chapter of your book Contemporary World Politics. Okay, so first of all, let me tell you what all we are going to study in this book Contemporary World Politics. Okay, तो politics क्या होता है? Politics is where people fight or struggle टू गेन पावर. पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर एंड पोजीशन, वी ऑल नो. ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम मॉडर्न वर्ल्ड की कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो स्ट्रगल कर रही थी पावर गेन करने के लिए. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा. कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर के पहले दो और वॉर्स हुए थे. कौन कौन से? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ये कब हुए थे? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुए थे ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था? 1914 टू 1918. और वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था? 1939 टू 1945. बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कौन सी दो सुपर पावर्स नहीं, कौन सी दो पावर्स इन्वॉल्व थी? अलाइड एंड एक्सिस. अलाइड को बोलते हैं अलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस पावर. ठीक है, तो अलाइड फोर्सेस में कौन कौन सी कंट्रीज थी? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस. ये चार कंट्रीज़ थी. ये चार कंट्रीज़ थी अलाइड फोर्सेस में. और एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? जापान, इटली, जर्मनी. ये तीन कंट्रीज़ थी एक्सिस पावर में. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ? कौन सी पावर जीती थी? अलाइड फोर्सेस जीती थी. हमें पता है अलाइड फोर्सेस जीती थी. ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में. तो अब जो एलाइड फोर्सेस की कंट्रीज़ हैं यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस. यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस का नाम तो सब ने ही सुना होगा, बट मे बी आप लोगों में से किसी ने यूएसएसआर का नाम नहीं सुना होगा. यूएसएसआर क्या है? यूएसएसआर कौन सी कंट्री थी? जो रशिया है ना अभी, वो यूएसएसआर था. रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज़ थी, वो मिला के बनाता था यूएसएसआर. अभी का जो रशिया है वो, और 14 अदर कंट्रीज़ भी थी जो मिलके क्या बनाती थी? यूएसएसआर. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अलाइड फोर्सेस तो जीत गई थी. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द बैड हैंड राइटिंग. ओके, तो अलाइड फोर्सेस जीत गई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में. हुआ क्या? जब भी वॉर होता है तब बहुत डेथ, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है हर चीज़ का. ठीक है, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री का तो लॉस होता ही है. ठीक है, तो लाइफ्स का भी लॉस होता है. तो जब भी वॉर होता है तो कंट्रीज़ की हालत ख़राब होती है. ठीक है, तो एक्सिस पावर में जो थे जापान, इटली और जर्मनी, ये इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी उस टाइम पे. ये बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे. ठीक है, और इधर से जो ब्रिटेन और फ्रांस थे ये भी वीक हो गए थे. ये क्यों वीक हो गए थे? क्योंकि जो ब्रिटेन और फ्रांस थे, इन दोनों कंट्रीज़ ने बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना के रखा था. ठीक है, ब्रिटेन की कॉलोनी तो इंडिया भी था ना, तो बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना के रखा था. तो कॉलोनी बना के रखा था तो ये करते क्या थे? उन कंट्रीज़ को लूटते थे. कॉलोनी क्यों बनाया था? लूटने के लिए ही तो बनाया था. ब्रिटिशर्स ने भी हमें लूटा ही तो है. तो जो ब्रिटेन और फ्रांस थे, इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना के रखा था. तो ये वॉर जब ख़त्म हुआ था, कब ख़त्म हुआ था? 1945 के टाइम पे. और 1945 के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ फ्रीडम डिमांड करने लगी थी. इंडिया में भी फ्रीडम की डिमांड होने लगी थी इस टाइम पे, और हमें 1947 में फ्रीडम मिल भी गई थी. तो इस टाइम पे इनकी बहुत सारी कॉलोनीज़ जो थी वो डीकॉलोनाइज होना शुरू हो गई थी. ठीक है, तो क्या हुआ था? इनको लूटने के लिए कोई नहीं बचा था, तो इनकी हालत ख़राब हो रही थी. अब बचा कौन? यूएसए और यूएसएसआर. यूएसए और यूएसएसआर ये सारी कंट्रीज़ तो बहुत बुरी कंडीशन में थी उस टाइम पे. ठीक है, तो यूएसए और यूएसएसआर बन गई टू सुपर पावर्स. ये दोनों कंट्रीज़ इमर्ज्ड एज टू सुपर पावर्स. ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर.
तो इन ये दोनों दो सुपर पावर्स वर्ल्ड स्टेज पर इमर्ज हुई और इनने वर्ल्ड को क्या बना लिया, बायपोलर वर्ल्ड। बायपोलर वर्ल्ड मतलब जहाँ पे दो सुपर पावर्स होती हैं, मतलब दो सुपर पावर्स राज करती हैं जहाँ पे, और यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब जहाँ पे एक सुपर पावर होती है, ठीक है। तो इनने जो हमारा वर्ल्ड था उसको बायपोलर वर्ल्ड बना लिया, ठीक है। तो अब ये दोनों सुपर पावर्स थी, तो इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ तो होती होंगी कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मतलब कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए हैं उसको कहा जाता है कोल्ड वॉर। क्या कहा जाता है उसको, कोल्ड वॉर। मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने अपनी अलाइंस बनाना शुरू कर दिया। अलाइंस मतलब ग्रुपिंग शुरू कर दी। जो बाकी कंट्रीज़ थी, यूएसए बोलता था मेरे ग्रुप में आ जाओ, यूएसएसआर बोलता था मेरे ग्रुप में आ जाओ, इन दोनों ने अलाइंस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यूएसए और यूएसएसआर की दो अलाइंस बन गई, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज़ यूएसए के अलायंस में थी, कुछ कंट्रीज़ यूएसएसआर के अलायंस में थी। जो यूएसए के अलायंस में थी उनको यूएसए एड करता था, जो यूएसएसआर के अलायंस में थी उनको यूएसएसआर एड करता था, ठीक है। अभी इनके अलायंस सिस्टम और इन सब के बारे में हम चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट मैं चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है। अभी चैप्टर अच्छे से शुरू नहीं किया है हमने, फर्स्ट टॉपिक से अभी शुरू करेंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू था कि दो सुपर पावर्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इमर्ज हो गई थी और इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यों कहा जाता है, ठीक है। था क्या ये, हुआ क्या था, यूएसए के पास में एक, यूएसए के बहुत पास एक स्मॉल आइलैंड नेशन था क्यूबा। क्या था, स्मॉल आइलैंड नेशन था क्यूबा। और ये क्यूबा क्या था, ये अलाय था किसका, यूएसएसआर का। था यूएसए के पास लेकिन अलाय किसका था, यूएसएसआर का, ठीक है। मतलब यूएसएसआर का गैंग मेंबर था, उसके ग्रुप का मेंबर था ये, ठीक है। तो हुआ क्या, जो यूएसएसआर के लीडर थे निकिता ख्रुश्चेव। कौन थे यूएसएसआर के लीडर, निकिता ख्रुश्चेव, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। यूएसएसआर के जो लीडर थे निकिता ख्रुश्चेव, उनको लगा 19 अप्रैल 1961 में ही वॉज वरीड कि यूएसए कहीं क्यूबा को इन्वेड ना कर ले और वो अपने कब्ज़े में ना ले क्यूबा को, ठीक है। तो ही वॉज वरीड अबाउट दिस। तो हुआ क्या, उनने ये डिस्कस, ये फेडल कास्ट्रो से भी डिस्कस किया। फेडल कास्ट्रो कौन थे, फेडल कास्ट्रो क्यूबा के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो निकिता ख्रुश्चेव को क्या लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएसए इन्वेड कर ले क्यूबा को, फेडल कास्ट्रो मतलब जो क्यूबा के प्रेसिडेंट उनको ओवरथ्रो करके खुद कब्जा कर ले क्यूबा पे, क्योंकि वो तो उसका लाया था तो उसको तो चिंता होगी उसकी। तो निकिता ख्रुश्चेव ने क्या डिसाइड किया, जो यूएसएसआर के लीडर थे, कि हम एक काम करते हैं, हम क्यूबा को रशियन बेस बना लेते हैं। रशियन बेस मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अप्रैल 1961 में इनको टेंशन हुई, 1962 में इनने न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स प्लेस करने शुरू कर दिए क्यूबा में, ठीक है। तो अब क्यूबा में इनने न्यूक्लियर मिसाइल्स और वेपन्स प्लेस करने तो शुरू कर दिए, लेकिन जो क्यूबा में जो ये न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स प्लेस कर रहे थे, इससे खतरा तो यूएसए को भी था। क्यों, क्योंकि क्यूबा उसके बहुत पास है। अगर यूएसए ने मान लो कि उस पर हमला कर दिया तो, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स बहुत पास में आ जाएंगे ना यूएसए के, तो क्यूबा में अगर वो प्लेस कर देंगे तो, ठीक है। तो इससे यूएसए को भी खतरा था। तो हुआ क्या, जब इनने न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स प्लेस करना शुरू किया, उसके 3 वीक्स के बाद, 3 हफ्ते के बाद, जो अमेरिका था उसको ये पता चल गया कि इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स और वेपन्स प्लेस करने शुरू कर दिए क्यूबा में, ठीक है। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, कौन थे अमेरिका के प्रेसिडेंट उस टाइम पे, ये भी आपको याद रखना है, जॉन एफ केनेडी, ठीक है। तो जॉन एफ केनेडी उस टाइम पे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे और इनके जो एडवाइज़र्स थे, दे वर रिलक्टेंट टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू अ फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन 2 कंट्रीज़। मतलब कि
जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उनके जो एडवाइज़र्स थे वो नहीं चाहते थे कि हम मतलब ऐसा कुछ हो जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो जाए या फिर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, ठीक है। तो पर वो इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर कर दिया कि जो न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स प्लेस हो रहे हैं क्यूबा में उसको बीच में रोको। मतलब कि जैसे समझ लो ये अगर यूएसए है, इधर पे क्यूबा है और इधर से न्यूक्लियर वेपन्स आ रहे हैं शिप्स में, तो अमेरिकन वॉरशिप्स यहाँ पे बीच में आके खड़ी हो जाएंगी कि तुम आगे नहीं जा सकते। मतलब कि इन्होंने क्या किया कि इंटरसेप्ट करो, मतलब कि उनको बीच में रोको, उनको क्यूबा मत जाने दो न्यूक्लियर वेपन्स को। जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर कर दिया ये, ठीक है। तो हुआ क्या इससे, अब इस टाइम पे वर्ल्ड को लगा कि अब तो हो गया न्यूक्लियर वॉर दोनों कंट्रीज़ के बीच में। क्यों? क्योंकि इनको तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा में भेजने थे और अमेरिका को भेजने नहीं देना था। तो उनको लगा कि अब इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड बहुत नर्वस था, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर होता तो वर्ल्ड को भी बहुत नुकसान होता उससे, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल कंट्रीज़ थी, ठीक है। बट उनको भी पता था कि हम दोनों के पास ही बहुत न्यूक्लियर वॉर वेपन्स हैं, तो अगर वॉर होता है तो हम दोनों को भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए उन लोगों ने लड़ाई ज़्यादा नहीं बढ़ाई और जो यूएसएसआर की जो न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल्स थे वो निकिता क्रुश्चेव ने वापस ले लिए, मतलब कि क्यूबा से वापस करवा लिए, मतलब कि क्यूबा में नहीं रखे, ठीक है। तो ऐसे इधर पे वॉर तो नहीं हुआ, ठीक है, पर जो ये कॉन्फ्लिक्ट था इसने पूरे वर्ल्ड को बहुत नर्वस कर दिया था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसने पूरे वर्ल्ड को बहुत नर्वस कर दिया था। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा था कि अब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, ओके। और उस टाइम पे सबको अच्छे से समझ में आ गया था कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर क्या होता है, अब मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि कोल्ड वॉर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में था, ठीक है। बट अब बुक की लैंग्वेज में देखते हैं कि कोल्ड वॉर होता क्या है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर की डेफिनेशन दी है बुक में। Cold War referred to the competition, tensions and a series of confrontation between USA and USSR backed by their respective allies, ठीक है। मतलब कि सीरीज ऑफ टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और जो भी कन्फ्रंटेशंस हुई थी उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको बोलते हैं हम कोल्ड वॉर, ठीक है। और सिर्फ कंट्रीज़ के बीच में नहीं हुई थी, बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, ठीक है, कि मतलब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में तो वॉर था ही, साथ में उनके अलाइंस के बीच में भी हो गया था, क्योंकि अलाइंस क्या थे, उनके चमचे ही तो थे वो, तो जो वो लोग कहेंगे वही तो उनके अलाइंस वाले करेंगे। इसीलिए जो उनके अलाइंस थे उनके बीच में भी, मतलब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट था ही, साथ साथ उनके अलाइंस के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग पार्टी के थे, ठीक है। तो जो ये कोल्ड वॉर था ये सिर्फ मिलिट्री का और पावर का वॉर नहीं था, ये एक रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था। अब रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि जो यूएसए था उसकी आइडियोलॉजी थी, यूएसए की आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। यूएसए की आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म एंड यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है और बोर्ड पे तो वैसे भी बहुत गंदी आ रही है, ठीक है, तो आप लोग समझ लेना। तो यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, ठीक है। तो अभी आइडियोलॉजीज़ क्या होती है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म बहुत सारे लोगों को पता भी होगा क्योंकि 11th में हम पढ़ चुके हैं। लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म में क्या होता है, सब कुछ प्राइवेट ओन्ड होता है, ठीक है, मतलब कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है और जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस में वगैरह चेंज आते हैं और सब कुछ प्राइवेट कंट्रोल होता है, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं करती है। और डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। और यूएसएसआर में थी कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। अब ये आइडियोलॉजी क्या होती है, इसमें क्या होता है
कुछ भी प्राइवेट ओन नहीं होता है, सब कुछ गवर्नमेंट ओन होता है, इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। और जो गवर्नमेंट होती है वो इंश्योर करती है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरी सिटीज़न, ठीक है। तो इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत पावरफुल होती है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ नहीं होता है, और लोगों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती है इस आइडियोलॉजी में, ठीक है। तो यूएसए लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म को फॉलो करता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म को फॉलो करता था। तो इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये कहते थे मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, ये कहते थे मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है। यूएसए बोलता था कि मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है और पूरे वर्ल्ड को मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलना चाहिए। यूएसएसआर बोलता था नहीं, मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, पूरे वर्ल्ड को मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलना चाहिए। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर, ठीक है। मैं आपको जब मैंने चैप्टर का ओवरव्यू दिया था एक छोटा सा, तब मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, बट मैंने डिटेल में नहीं बताया था। अब इस टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड कैसे हुआ था और फिर कोल्ड वॉर शुरू कैसे हुआ था, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था एंड 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की डेट्स तो आपको याद हो गई होंगी आई थिंक, जिनको याद नहीं थी अभी तक, ठीक है। तो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उसमें ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी मेजर पावर्स इन्वॉल्व थी। बुक में क्लियरली नाम दिया है, आपको याद करना है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैड इन्वॉल्व्ड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेड आउट टू द रीजन्स आउटसाइड यूरोप इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बुर्मा एंड पार्ट्स ऑफ इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये आपको याद करना है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने कौन कौन सी मेजर पावर्स को इन्वॉल्व किया था, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट ऑल दी मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो जो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वर्ल्ड को इसने बहुत ज़्यादा डिवास्टेट किया था इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टीज़। जब भी वॉर होता है लाइफ्स मतलब डेथ तो होती ही हैं, तो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स तो होता ही है, ठीक है, और सिविलियन प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने वर्ल्ड को बहुत डिवास्टेट किया था इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके पहले भी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसने भी वर्ल्ड को बहुत डिवास्टेट किया था, लेकिन उसके बाद भी किसी को भी अकल नहीं आई थी इनको वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिर से करना था। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने भी वर्ल्ड को बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड कैसे हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दो पावर्स थी, मैंने पहले ही आपको बताया, अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड कैसे हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ था जब यूएसए ने जैपनीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी में बॉम्ब ड्रॉप किया था। ऐसा वैसा बॉम्ब नहीं, एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। पूरी सिटीज़ ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड कब हुआ? जब यूएसए ने जापान की दो सिटीज़ में हिरोशिमा एंड नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, ठीक है। तो वो पूरी सिटीज़ ही डिस्ट्रॉय, मतलब बचा ही नहीं था कुछ। एटॉमिक बॉम्ब बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है, ठीक है। और अभी भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो भी मतलब जो लोग भी हैं ना, उनमें अभी भी इफेक्ट दिखता है उस बॉम्ब का, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। तो जब जापान में यूएसए ने दो बॉम्ब्स गिराए तो जापान किसकी साइड था? एक्सिस पावर में था, और यूएसए कहाँ था? एलाइड फोर्सेस में था, ठीक है। तो जापान ने तो सरेंडर कर दिया, ठीक है। जब उसने एटॉमिक बॉम्ब गिराए जापान ने सरेंडर कर दिया और एक्सिस पावर हार गई और एलाइड फोर्सेस जीत गई, ठीक है। तो अब उसने एटॉमिक बॉम्ब गिराए, अब उसने जो ये डिसीज़न लिया था एटॉमिक बॉम्ब गिराने का, इसके कुछ सपोर्टर्स भी थे और इसके कुछ क्रिटिक्स भी थे। मतलब कि कुछ लोगों ने उसके इस डिसीज़न को क्रिटिसाइज़ भी किया था और कुछ लोगों ने उसके डिसीज़न को सपोर्ट भी किया था, ठीक है। अब हम वो देखते हैं कि क्रिटिक्स ने क्या बोला था और सपोर्टर्स ने क्या बोला था। तो क्रिटिक्स जो थे, उन कुछ क्रिटिक्स ने ये बोला था कि यूएसए वॉज नोइंग दैट जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर, मतलब यूएसए को पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है।
सो इट वॉज यूजलेस टू ड्रॉप अ बॉम्ब, ठीक है, मतलब कि यूजलेस था बॉम्ब गिराना ही नहीं चाहिए था उसको, जब उसको पता था कि जापान तो सरेंडर करने ही वाला है, ठीक है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि जो यूएसए था उसने बॉम्ब सिर्फ मॉस्क को अपनी पावर दिखाने के लिए कि मैं सुपीरियर हूँ ये दिखाने के लिए, और यूएसएसआर को दिखाने के लिए कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, सिर्फ इसीलिए गिराया था, ठीक है। क्योंकि यूएसएसआर तो हम पढ़ेंगे ही ना, उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, वैसे तब नहीं चल रहा था जब इसने बॉम्ब गिराया था, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ उसके बाद शुरू हुआ इनका कोल्ड वॉर। लेकिन तब भी यूएसए ने बॉम्ब जो गिराया है, कुछ लोगों ने ये बोला था वो मॉस्क को दिखाने के लिए गिराया है कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, और यूएसएसआर को सपोर्ट गेन करने से रोकने के लिए गिराया है, कुछ लोगों ने ये बोला था, ठीक है। मॉस्क क्या है, मॉस्क अभी रशिया की कैपिटल है, उस टाइम पे यूएसएसआर में आता था, ठीक है। तो जो क्रिटिक्स थे उनने तो ये बोला। अब सपोर्टर्स ने क्या बोला, सपोर्टर्स ने ये बोला कि यूएसए को ने जो बॉम्ब गिराया वो बिल्कुल सही गिराया और ज़रूरी था गिराना। क्यों था ज़रूरी, क्योंकि जिससे वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए और फर्दर लॉस ना हो अलाइड फोर्सेस का, ठीक है, इसीलिए बॉम्ब गिराना ज़रूरी था, ठीक है। अब वॉट एवर दी मोटिव्स जो भी थे, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि दो सुपर पावर्स इमर्ज हो गए वर्ल्ड स्टेज पे और कोल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था, बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, कोल्ड वॉर एरा शुरू हो गई, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि कोल्ड वॉर शुरू हो गया था इन दोनों के बीच में, और कोल्ड वॉर क्या था, लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि इन दोनों के बीच में कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स रही, कन्फ्रंटेशंस रही, लेकिन कभी भी इन दोनों के बीच में फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ, और ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ, ठीक है। तो वो क्यों नहीं हुआ, वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द लॉजिक ऑफ डिटरेंस, लॉजिक ऑफ डिटरेंस, ठीक है। लॉजिक ऑफ डिटरेंस की वजह से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ, कोई भी फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ। अब ये लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में भी आता है कि वो लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या था, ठीक है। तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या था कि जो दोनों सुपर पावर्स थी, दोनों को ही पता था कि ये दोनों बहुत पावरफुल हैं, और दोनों के पास ही भर भर के न्यूक्लियर वेपन्स थे, ठीक है। तो अगर वॉर होता भी तो दोनों ही कंट्रीज़ को बहुत नुकसान होता, एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन कंट्री एज विनर, ठीक है। दोनों को इतना डिस्ट्रैक्शन होता है क्योंकि यूएसए भी केपेबल था यूएसएसआर से लड़ने के लिए, और यूएसएसआर भी केपेबल था यूएसए से लड़ने के लिए, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज़ को ही पता था कि अगर वॉर होता है तो दोनों का ही बहुत नुकसान है उसमें, ठीक है। सो नाउ लॉजिक इज सिंपल एंड पावरफुल, ठीक है। When two rival powers are in possession of nuclear weapons inflicting unacceptable death and destruction, a nuclear war is unlikely. कोई भी नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर वॉर हो फिर तो, ठीक है, क्योंकि दोनों को ही पता था कि दोनों के पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, दोनों के पास ही बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, तो दोनों का ही नुकसान होना है अगर ये कोई भी न्यूक्लियर वॉर करेंगे, और वर्ल्ड का तो ऑब्वियसली होना ही है नुकसान फिर, ठीक है। तो अगर यूएसए और यूएसएसआर वॉर करते तो इन दोनों का ही बहुत डिस्ट्रैक्शन होता इन दोनों की सोसाइटीज़ का, इसीलिए इन दोनों ने कभी भी न्यूक्लियर वॉर नहीं किया, ठीक है। और दे बोथ वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज अ रेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स, ठीक है, मतलब कि दोनों को ही एक रेशनल और रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स की तरह एक्ट करना था इस कोल्ड वॉर में। क्यों, क्योंकि दोनों को पता होना चाहिए कि अगर इन दोनों के बीच में वॉर होता है तो सारे वर्ल्ड को भी बहुत नुकसान होगा, और इनको तो ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है। इसलिए इन दोनों ने बहुत रेशनली और रिस्पॉन्सिबल, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव किया, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ या फिर कोई भी फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ इन दोनों के बीच में। हाँ, वॉर्स तो, कन्फ्रंटेशंस तो कई जगह पे हुई हैं। आगे के टॉपिक्स में एक टॉपिक है इसी चैप्टर में, एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर, उसमें हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में कहाँ कहाँ पे कन्फ्रंटेशंस हुई हैं, कहाँ कहाँ पे वॉर्स भी हुई हैं इन दोनों के अलायंस के बीच में, लेकिन कभी भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ या फिर न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर आता है कि वर्ल्ड वॉर 3 क्यों नहीं हुआ, फिर न्यूक्लियर वॉर क्यों नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द लॉजिक ऑफ डिटरेंस, ओके।
नाउ लेट मी टेल यू द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लॉजिक ऑफ डिटरेंस, जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है लॉजिक ऑफ डिटरेंस की डेफिनेशन, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हिंदी में तो लिखेंगे नहीं जैसे मैंने आपको समझाया है। तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको, जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन both the sides have the capacity to respond against an attack and cause so much distraction that neither can afford to initiate a war. This is the proper definition of logic of deterrence which you have to write in your exam अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इस बुक का, विच इज़ द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, मैंने जब स्टार्टिंग में चैप्टर का ओवरव्यू दिया था तब मैंने आपको बताया था कि जो दो सुपर पावर्स थी यूएसए एंड यूएसएसआर, एक बात याद रखना कि यूएसए को यूनाइटेड स्टेट्स भी कहा जाता है और यूएसएसआर को सोवियत यूनियन भी कहा जाता है, ओके, तो कंफ्यूज मत होना। तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो इन दोनों ने अपनी अलाइंस बनाना शुरू कर दिया था अपनी पावर बढ़ाने के लिए। अलाइंस मतलब ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मतलब यूएसए ने कुछ स्मॉल कंट्रीज़ को अपने ग्रुप में ले लिया था, यूएसएसआर ने कुछ स्मॉल कंट्रीज़ को अपने ग्रुप में ले लिया था, मतलब अलाइंस सिस्टम शुरू कर दिया था। तो अब हम उस अलाइंस के बारे में इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो जो सुपर पावर्स थी उनने अलाइंस बनाया क्यों बनाया होगा, क्योंकि उनको अपनी पावर बढ़ानी थी, उनको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना था पूरे वर्ल्ड में। तो बोथ द सुपर पावर्स वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उनको अपना इन्फ्लुएंस, अपनी पावर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ानी थी, ठीक है, और ये दिखाना था एक दूसरे को कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो अब स्मॉलर स्टेट्स को उन्होंने अपने अलायंस में तो ले लिया, पर जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो क्यों उनकी अलायंस में जाती थी, उनको क्या मिलता था उससे, उनकी चमचागिरी करके स्मॉल अलायंस को क्या प्रॉफिट मिलता था, अब हम वो देखते हैं। तो स्मॉल अलायंस को क्या प्रॉफिट मिलता था उनकी चमचागिरी करके उनकी अलायंस में जाके, स्मॉलर स्टेट्स गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स। अब कंट्रीज़ के राइवल्स तो होते हैं, दुश्मन तो होते हैं, तो जैसे कि इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है ना, वैसे ही तो जो बाकी कंट्रीज़ की जो स्मॉलर कंट्रीज़ थी उनके जो लोकल राइवल्स थे, मतलब जो आसपास के जो दुश्मन थे उनके, मतलब उनसे अगर उनका कोई वॉर होता था तो जो उनकी सुपर पावर थी जिनका भी वो अलाय थे, मतलब जो यूएसएसआर का अलाय था उसको यूएसएसआर एड करता था, जो यूएसए का अलाय था उसको यूएसए एड करता था। तो उनको क्या मिलता था अपने अलाय से, प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड मिलती थी उनको, ठीक है, इसलिए वो उनके अलाय में रहते थे, ओके। तो ये जो डिवीज़न हुआ था वर्ल्ड का दो अलायंस सिस्टम में, जो यूएसए और यूएसएसआर डिवाइड कर रहे थे, वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, वो सबसे पहले यूरोप में हुआ था, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में कि जो यूएसए का अलायंस था उसको वेस्टर्न अलायंस क्यों कहते हैं और जो यूएसएसआर का अलायंस था वो उसको ईस्टर्न अलायंस क्यों कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि यूरोप की जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी, जो मोस्टली जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी वो यूएसएसआर के साइड चली गई थी और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो यूएसए के साइड चली गई थी, इसीलिए यूएसए के अलायंस को वेस्टर्न अलायंस भी बोलते हैं और यूएसएसआर के अलायंस को ईस्टर्न अलायंस भी बोलते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस क्यों बोलते हैं इनके अलायंस को, तो आपको बताना है कि यूरोप की जो ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ थी वो यूएसएसआर के साइड चली गई थी मोस्टली, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो यूएसए के साइड चली गई थी, इसलिए बोलते हैं, ओके। अब जो ये वेस्टर्न अलायंस था, इट वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन इन अप्रैल 1949। अप्रैल 1949 में वेस्टर्न अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म हो गया था, प्रॉपर इन्हें अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शॉर्ट में हम उसको नाटो बोलते हैं। इट वॉज फॉर्मलाइज्ड इन अप्रैल 1949 एंड इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स थी उसमें, 12 स्टेट्स थी, विच डिक्लेयर्ड दैट एन आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। उनके कहने का मतलब था कि अगर उनमें से किसी एक भी कंट्री पर आर्म्ड अटैक होता है तो वो लोग ये मानेंगे कि उन सब पर अटैक हुआ है और उस अटैक का जवाब वो सब लोग साथ मिलकर देंगे, मतलब कि हम एक हैं। एंड दे ऑल वुड बी ऑब्लिग्ड टू हेल्प ईच अदर, मतलब कि वो एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे।
और जो वेस्टर्न अलायंस था उस वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मलाइज हुआ था, और उसके ऑर्गेनाइजेशन जो ईस्टर्न अलायंस था वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मलाइज हुआ था, और उसके ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला था, वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, उसके ऑर्गेनाइजेशन को बोला था वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट क्या था, ईस्टर्न अलायंस, एंड इट वाज क्रिएटेड इन 1955। कब बना था वो, 1955 में। एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन, उसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या था, वॉज टू काउंटर नाटोज फोर्सेस इन यूरोप। ओके, अब जो कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ था कि सुपर पावर्स ने अपनी जो मिलिट्री पावर है उसका यूज़ किया था स्मॉलर कंट्रीज़ को अपनी अलायंस सिस्टम में लाने के लिए। मतलब जो नहीं चाहते थे उनके अलायंस सिस्टम में आना, उनने अपनी मतलब अपना रॉब भी दिखाया था, उनने अपनी मिलिट्री पावर का भी यूज़ किया था उनको अपनी रिस्पेक्टिव अलायंस में लाने के लिए। आपकी बुक में लिखा है इन सम केसेस सुपर पावर्स यूज्ड देयर मिलिट्री पावर, ठीक है, टू ब्रिंग स्मॉलर कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलाइंस। अब एक एग्जाम्पल भी दिया है इसका आपकी बुक में, ठीक है। सोवियत इंटरवेंशन इन यूरोप प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल। USSR used its influence in Eastern Europe backed by the very large presence of its armies in countries of the regions to ensure that the eastern half of Europe remained within its sphere of influence। मतलब कि यहाँ पे यूरोप में इन्हें मिलिट्री पावर का यूज़ किया था कंट्रीज़ को अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए, अपनी रिस्पेक्टिव अलाइंस में लाने के लिए, ठीक है। अब वेस्टर्न अलाइंस ने अपने पावर को मतलब अपने इन्फ्लुएंस को और पार्ट्स में भी मतलब स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। 2 और अलाइंस बना लिए थे उसने, ठीक है। तो अब जो ईस्टर्न साइड में जो USSR था उसको भी तो अपनी पावर को स्प्रेड करना था। तो उसने क्या किया, उसने अपनी रीजनल जो कंट्रीज़ थी उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप की। कौन कौन सी कंट्रीज़ से फ्रेंडशिप की, नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक, ठीक है। और चाइना से भी उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, सिर्फ अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, ओके। तो लेकिन जो इन लोगों की जो फ्रेंडशिप थी इसमें लड़ाइयाँ भी हुई हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर इनकी फ्रेंडशिप थी तो कभी लड़ाई नहीं हो सकती। तो जो USSR और चाइना है, सोवियत यूनियन और चाइना है, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्रैक्स और स्प्लिट्स भी आए हैं। कब कब आए हैं, China quarreled with the USSR towards the late 1950s, and in 1969 they fought a brief war over a territorial dispute, ठीक है। इन दोनों की वॉर भी हुई थी, चाइना और USSR की टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से। अब जो ये लोग कर रहे थे मतलब कि वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड ही तो कर रहे थे कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है, अलायंस बना के। तो इससे क्या था, इससे जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी, जो जिनको अभी अभी फ्रीडम मिला था ब्रिटेन और फ्रांस से, उनको तो डर लगा कि अब जैसे ही उनने अपनी फॉर्मल इंडिपेंडेंस गेन कर ली है, अब ये इंडिपेंडेंस उनसे फिर से छिन जाएगी। क्योंकि अगर वो किसी भी अलायंस सिस्टम में चले जाते हैं तो USSR के अलायंस सिस्टम में जाते हैं तो उनको USSR के लीडर की बात माननी पड़ेगी, और USA के अलायंस सिस्टम में जाते हैं तो उनको USA के लीडर की बात माननी पड़ेगी। तो इन दोनों को, इन जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी उनके लिए तो ये प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको किसी भी अलायंस में नहीं जाना था क्योंकि उनको अभी अभी फ्रीडम मिली थी, ठीक है। तो अब हुआ क्या, इस टाइम पे एक और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या था, वो कंट्रीज़ थी जो किसी भी अलायंस सिस्टम में नहीं जाना चाहती थी, और इसमें इंडिया भी था। अभी हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक अलग से टॉपिक है इसी चैप्टर में, आगे उसमें पढ़ेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में हम डिटेल में। अब ये जो अलायंस सिस्टम थे और स्मॉलर स्टेट्स को अपनी जो गैंग में ले रहे थे ये USSR और USA, इससे इनको क्या मिल रहा था, सिर्फ पावर और इन्फ्लुएंस स्प्रेड करने के लिए नहीं ले रहे थे। वो पावर और इन्फ्लुएंस तो उनको स्प्रेड करना ही था, उसके साथ साथ उनको और क्या क्या प्रॉफिट हो रहे थे स्मॉलर स्टेट्स को अपने ग्रुप में, अपनी गैंग में लेने के, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही बहुत पावरफुल थे, ठीक है, USA और USSR दोनों बहुत पावरफुल थे, तो उनको किसी स्मॉल स्टेट की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उनने वो इनको अपनी अलायंस में ले ही क्यों रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉफिट हो रहा था स्मॉलर स्टेट से।
तो उनको क्या क्या प्रॉफिट हो रहा था, वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, उनको रिसोर्सेज मिल रही थी स्मॉलर कंट्रीज़ से, मतलब जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं जो रिच इन रिसोर्सेज हैं, ऑयल मिनरल्स बहुत हैं जहाँ पे, उनसे इनको वाइटल रिसोर्सेज मिल रही थी, उसका बेनिफिट मिल रहा था, ठीक है। और इनको टेरिटरी मिल रहे थे टू लॉन्च वेपन्स, जैसे कि यूएसए के पास क्यूबा था, और क्यूबा कहाँ था, क्यूबा किसके अलाय में था, यूएसएसआर की। तो अगर उनको यूएसए कभी वॉर होता है अगर उनको यूएसए के ऊपर न्यूक्लियर वेपन या कोई वेपन लॉन्च करना है तो उनको वो क्यूबा से कर सकते हैं क्योंकि वो तो उसकी अलाय है, ठीक है। तो उनको टेरिटरी मिल रहा था टू लॉन्च वेपन्स, और उनको लोकेशंस मिल रही थी टू स्पाई ऑन ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे पे वो नज़र रख सकते थे, अपनी जो रिस्पेक्टिव अलायंस थी वहाँ से वो एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रख सकते थे। और इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल रहा था। वैसे तो ये जो सुपर पावर्स थी इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पर इनको इकोनॉमिक सपोर्ट कैसे मिल रहा था, जो छोटी छोटी स्टेट्स थी वो उनको थोड़ा थोड़ा भी इकोनॉमिक सपोर्ट देती थी, तो एटलीस्ट वो अपने मिलिट्री एक्सपेंसेस तो उससे कर ही लेते थे उनके इकोनॉमिक सपोर्ट से, ओके। तो ये जो स्मॉल कंट्रीज़ थी ये सिर्फ इन्हीं 4 रीज़न्स की वजह से उनके लिए हेल्पफुल नहीं थी, ये आइडियोलॉजिकल रीज़न की वजह से भी हेल्पफुल थी। मैंने आपको पहले बताया इनके बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था कि जो लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म है यूएसए की आइडियोलॉजी वो ज़्यादा अच्छी है, या फिर जो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म है यूएसएसआर की आइडियोलॉजी वो ज़्यादा अच्छी है। तो इन दोनों के बीच में उस चीज़ का भी कॉम्पिटिशन था। तो अगर इनकी जो अलाइंस थी वो लॉयल रहती हैं इनसे, तो इसका मतलब ये अगर यूएसएसआर की अलाइंस ज़्यादा लॉयल रहती हैं मतलब कि उसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, और अगर यूएसए की अलाइंस ज़्यादा लॉयल रहती है मतलब उसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजिकल रीज़न के लिए भी इम्पॉर्टेंट थे इनके अलाइंस। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का द एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, मतलब इसी चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।